हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असम नामा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नीट 2021 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेकर आएंगे और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर जो है टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है और इसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर इस थ्योरी में ऐसे कोई पोर्शन डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं आपको कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर जो होता है उसमें एनसीईआरटी से एज इट इज़ कुछ लाइंस, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं और बच्चा जनरली उनको एनसीईआरटी को पढ़ते समय थोड़ा फोकस नहीं करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिससे वो जनरली उसकी मेमोरी से स्लिप हो जाते हैं और एग्जाम में वो सिली मिस्टेक्स कर देता है। तो यहाँ हमारा जो ये कोर्स है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से ही आना है और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या फिर एनसीईआरटी पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके क्वेश्चन कुछ सिली मिस्टेक से नेगेटिव हो जाते हैं। यानी जो क्वेश्चन आने चाहिए, जो आंसर सही होना चाहिए, वो नेगेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ कंसेप्ट यही रहेगा कि एनसीईआरटी पे टोटली फोकस रहेगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स प्लस एनसीईआरटी के कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे फोकस रहेगा। और इस थ्योरी क्लास के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनकी क्लास भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो है द लिविंग वर्ल्ड और उसका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसको हम स्मॉल पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आप भी इसको इजीली देख सकें। और वैसे भी मैंने यहाँ पर पूरे कंटेंट को शॉर्ट के अंदर यहाँ लिख रखा है और इसलिए लिखा है ताकि हम क्लास में मतलब कम टाइम में थोड़ा क्लास ज़्यादा कर सकें, ताकि आपको भी वीडियो को देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और एक नोट्स भी मिल जाए, क्योंकि क्लास के बाद में आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, जिससे क्या होगा, एक कंप्लीट नोट्स होगा और इसमें एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छूटा है और एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये पूरे एक तरीके से एक समरी नोट्स है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक क्वालिटी नोट्स है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। आपको रिविजन में भी हेल्प करेगा, जिस बच्चे का बहुत अच्छी तैयारी है उसके रिविजन में हेल्प करेगा, जिसने अभी 12th पास किया है और एक बेसिक तैयारी है उसके लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छी ये प्रिपरेटरी क्लास भी है, यानी उसकी प्रिपरेशन में इसको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का 11th क्लास से द लिविंग वर्ल्ड और इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें जो कंटेंट है वो सबसे पहला कंटेंट है व्हाट इज लिविंग, यानी इस अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं वो क्या है, उनमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो लिविंग का अगर कंपेरिजन नॉन लिविंग से करें तो हम यहाँ पाएंगे कि लिविंग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे तो हम बेसिक तो हम जानते हैं, बट साइंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। ठीक है ना, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। यानी जो लिविंग्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। और यहाँ पर ग्रोथ का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि उन जो भी लिविंग है उसकी बॉडी साइज में इंक्रीज होता है, उसका मास इंक्रीज होता है। ठीक है ना, उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो ओवरऑल हम जनरल सेंस की बात करें तो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ग्रोथ कहते हैं। एंड देन रिप्रोडक्शन मीन्स आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, यानी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। एक ऑर्गेनिज्म है वो आप कह सकते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वैसे अपने आप में चैप्टर है आगे 12th क्लास में, तो हम चैप्टर के ड्यूरिंग भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि जितने भी लिविंग्स हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, इनसाइड दीज सेल्स कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो चलती हैं। तो केमिकल रिएक्शन को अब सेल में हो रही है यानी लिविंग में हो रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यानी जो लिविंग्स हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल्स के इनसाइड बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। एंड इन रिएक्शन से क्या बनता है, इन रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट डिकम्पोज होते हैं। यानी सेल के इनसाइड बायोकेमिकल रिएक्शन होने से कुछ बायोकेमिकल फॉर्म होते हैं और कुछ बायोकेमिकल है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये ओवरऑल ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म यानी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो सेल के इनसाइड होते हैं, यानी सेल इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हालांकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आउटसाइड भी परफॉर्म कर सकते हैं बट वो लिविंग नहीं होंगी वहाँ पर, इसलिए आप कह सकते हैं सेल इज नेसेसरी फॉर द लिविंग सिस्टम। यानी लिविंग रहने के लिए आप सेल का होना जरूरी है, तो बॉडी में सेल्स होती हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग्स का। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग ये है कि अवेयर टू दी सराउंडिंग
सराउंडिंग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सराउंडिंग्स के अबाउट अवेयर होता है, यानी सराउंडिंग्स में जो भी कुछ होता है उसके अगेंस्ट में उसको सेंस करता है, सराउंडिंग में जो भी कुछ होगा उसको सेंस करता है वो ऑर्गेनिज्म, एंड देन उसके एक रेस्पॉन्स देता है, यानी सराउंडिंग से जो भी उसको स्टिमुलाई मिलता है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में क्या वो रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग्स के। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इनको 1 बाय 1, ठीक है ना। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ओनली लिविंग्स में ही होता है ये हमें यहाँ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 5 ही हैं, 5 हैं जो वो लिविंग्स के हैं। नहीं फ्रेंड्स, ग्रोथ है वो नॉन लिविंग्स में भी होता है, ठीक है ना। और जो रिप्रोडक्शन है वो सारे लिविंग्स में नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे किस में लिविंग, कौन से लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये तीनों जो फीचर हैं, ये ओनली लिविंग्स में ही होते हैं। एवरी लिविंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसलिए दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, ठीक है ना। बट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग, मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग का बट वो नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए चलते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और साथ में आपको रिवाइज भी करवा देंगे। और जो आपको एनसीईआरटी से जो डर लगता है, एनसीईआरटी की थ्योरी से जो डर लगता है, एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ने से जो समझ में नहीं आता है या फिर उसको बार बार पढ़ने से फिर भी भूल जाते हो, उसको हम यहाँ फिर पूरा फोकस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। तो देखिए ग्रोथ का बेसिक मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी ग्रोथ का मीनिंग है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज होता है, यानी मास इंक्रीज होता है, और इंक्रीज इन नंबर, उसका जो नंबर है, अगर यूनिसेलुलर है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और आप कह सकते हैं उसकी बॉडी में बहुत सारी सेल हैं तो भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना और बॉडी का मास इंक्रीज होना, इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ। तो ग्रोथ का डेफिनेशन हो गया इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ग्रोथ का एक डेफिनेशन है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि ग्रोथ के ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ग्रोथ के ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि ग्रो मास एंड इंक्रीज इन नंबर, है ना, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। यानी आप कह सकते हैं जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो मास बढ़ेगा, यानी दोनों एसोसिएटेड हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो मास है वो इंक्रीज होगा, ये ये पहले से ही तय है। जितना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो इसका मतलब दोनों एसोसिएटेड हैं, इसलिए इनको बोल दिया दे आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है फ्रेंड्स। यानी नंबर बढ़ने से मास इंक्रीज होता है, इसलिए इनको बोल दिया ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। अब चलते हैं आगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यानी उनमें जो ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? बोले उनके बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो भी उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा और ग्रोथ होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो भी उसकी बॉडी में सेल डिवाइड होंगी और उससे ग्रोथ होगी। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से ही आप कह सकते हैं ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए इन प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होता है? तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी लाइफ के टाइम में, उस पूरी लाइफ टाइम में ग्रोथ होती रहती है, यानी और कंटिन्यूअसली होती रहती है, रुकती नहीं है ना। यानी पौधा जो छोटा सा होता है, जब वो जर्मिनेट होता है प्लांट, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है प्लांट, तब भी उसमें ग्रोथ होती रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि कौन से पार्ट में है कंटिन्यूस ग्रोथ शो होती रहती है प्लांट के? तो हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये कौन से पार्ट्स में होता है? तो हम जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे प्लांट का एपिकल पार्ट है, यानी जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज ग्रो करता रहता है, उसमें डिवीजन होता रहता है और वो ग्रो करता रहता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें थ्रू आउट लाइफ है वो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? कंटिन्यूसली एंड थ्रू आउट लाइफ। बट इन एनिमल्स में दिस ग्रोथ अकर्स अप टू ए सर्टेन एज, यानी एक सर्टेन उम्र तक ही होती है। जैसे हमारी हाइट है वो 18-19 ईयर्स तक ही इंक्रीज होती है, उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती है, यानी हमारा बॉडी का साइज है वो नहीं बढ़ता है। भले ही सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए, भले ही हम ओबेज हो जाए, ओबेसिटी बढ़ जाए, बट एक सर्टेन एज तक ही होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। लेकिन आपने देखा होगा
कि हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है इंजरी होने से, तो वहाँ पर हीलिंग होती है, यानी वो वुंड वापस हील होता है, तो वहाँ का जो टिश्यू है वो अगेन ग्रो करता है, डिवाइड करता है, यानी उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है और वहाँ पर हील हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, बट क्या होता है, अकर्स इन सर्टेन टिश्यू, लेकिन कुछ टिश्यू है उनमें लाइफ टाइम हो सकता है, वापस भी हो सकती है ग्रोथ। तो आप कह सकते कौन सा टिश्यू, तो हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू, यानी हमारा जो एपिडर्मल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंदर ग्रोथ कभी भी हो सकती है। और किस केस में, वुंड एंड इंजरी हीलिंग के केस में, यानी जब वहाँ पे वुंड हो गया है या कोई इंजरी हो गई है तो उस केस में वहाँ हीलिंग होगी, और हीलिंग उस एपिथेलियल टिश्यू में होगी, और उससे क्या होगा, वापस वो ऑर्गन रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे स्किन के अंदर इंजरी हुआ, फ्रिक्शन से कुछ कट लग गया, थोड़े दिन बाद में वहाँ पर वापस वो सही हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि स्किन के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और वो टिश्यू वापस रिप्लेस हो जाता है। तो बोले कुछ स्पेशल पार्ट में, है ना, अकर्स इन सर्टेन टिश्यू में ही ये होता है, बाकी आप कह सकते हैं फिर ग्रोथ नहीं होती है। जैसे नर्वस टिश्यू है वो कभी नहीं बनेगा, कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू है, कार्डियो का, हार्ट का, वो टिश्यू कभी नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं टिश्यू के अंदर उसमें ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन कुछ सर्टेन टिश्यू में ग्रोथ हो सकती है। तो ये लाइन ध्यान रखना है, हाउएवर अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज, कुछ टिश्यूज में ये ग्रोथ हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ टिश्यूज के अंदर ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लांट और एनिमल्स का ये डिफरेंस याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये ऑप्शंस में आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, बट एग्जाम्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि लाइन में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट होंगे, इनकरेक्ट को फाइंड करना है। तो अगर हमें ये पता नहीं है यहाँ पर कि प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है और इस पार्ट में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में सर्टेन एज तक ही होती है और कुछ टिश्यूज़ के अंदर ये ग्रोथ हो सकती है, तो ये एक्सेप्शन अगर पता नहीं है तो हम यहाँ पर वो स्टेटमेंट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के एनसीईआरटी का जो एवरी लाइन है उसको कैसे भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि जो इस ग्रोथ को अगर हम देखें तो हमारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो हम देखते हैं उसका साइज बढ़ता रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़े दिनों बाद में 3-4 साल बाद में उसकी हाइट बढ़ती है, उसका साइज में इंक्रीज होता है, तो हम कहते हैं इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइक बैक्टीरिया, ठीक है ना, उसमें ग्रोथ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हम इन विट्रो कंडीशन में, यानी बाहर जो आप कह सकते हैं लेबोरेटरी में, हम उस ग्रोथ को शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ, यानी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स में। इन विट्रो कल्चर्स मीन्स है लेबोरेटरी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है, उसको ऐसा सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया जाता है और उसमें फिर उसको ग्रो किया जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का नंबर वहाँ इंक्रीज होगा। और उस इंक्रीज नंबर को हम माइक्रोस्कोप से अगर देख लें कि पहले मान लीजिए 10 बैक्टीरिया थे उस कॉलोनी के अंदर और अब मान लीजिए 1000 हो गए, 1000 हो गए, इट मीन्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर्स में, यानी वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विट्रो कल्चर्स, ठीक है ना, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज हो सकता है। तो हम यहाँ क्या कैसे यूज होगा, बोले यहाँ ऐसे इसका यूज करेंगे कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप इन विट्रो कल्चर्स, ठीक है ना। तो अभी हमें ये स्टेटमेंट दे दिया और अगर हमें ये पता है कि ऐसा होता है तो हम कह देंगे वो स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर उसका पता ही नहीं है या फिर कंफ्यूजन है तो वो ऑप्शन हमें कंफ्यूज करेगा और क्वेश्चन के नेगेटिव होने के चांसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ग्रोथ था एंड सेकेंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो नया प्रोजेनी मीन्स एक तरीके से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये अपने आप में डिटेल चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। इसका मीनिंग ये है कि जो हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, यानी जो डेवलप्ड प्लांट्स और डेवलप्ड एनिमल्स हैं, हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इनके बारे में पढ़ेंगे और आपने 11th-12th में ये पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स कौन से हैं। तो उनमें जब ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है, दोनों इवेंट उनके अंदर होती है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि ये दोनों इवेंट एक साथ, जरूरी नहीं एक साथ हो, ठीक है ना। यानी मान लीजिए जब ग्रोथ होती है तो जरूरी नहीं उनमें रिप्रोडक्शन हो, है ना, और जब रिप्रोडक्शन होता है तब ग्रोथ जरूर होती है, बट यहां पर कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है तब रिप्रोडक्शन होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए दोनों साथ साथ होना जरूरी नहीं है। जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है तो रिप्रोडक्शन थोड़े हो रहा है, यानी ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमारी जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सेल्स जब बनती हैं, ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उस टाइम ग्रोथ होती है जरूर, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये दोनों वैसे तो एसोसिएटेड हैं बट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक साथ होना जरूरी नहीं है। लेकिन बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो यहां पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हायर प्लांट्स हैं स्पेशली मल्टी सेलुलर हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों साथ साथ होना जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, दोनों साथ साथ ही होती हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए एक बैक्टीरिया है, जब वो डिवाइड होता है यानी जिसमें सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से 2 बनती हैं, तो पेरेंट सेल तो एक तरीके से डिवाइड हो गया, अब हमारे पास 2 बैक्टीरिया हो गए। तो ये 2 बैक्टीरिया हैं, अब इनमें इमेजिन कीजिए इनका नंबर बढ़ा है तो इट मीन्स इनमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, ठीक है ना। और इनका नंबर बढ़ा है तो मतलब इनमें रिप्रोडक्शन भी हुआ है, क्योंकि ग्रोथ का क्राइटेरिया हमने बताया था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो एक बैक्टीरिया से 1 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है। फिर उसके बाद में हम बोले रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, कि 1 बैक्टीरिया है वो डिवाइड होता है बाइनरी फिशन से और 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो यहाँ देखा ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी, दोनों साथ साथ हो रही है, एक साथ हो रही है। तो हम बोलेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मीन्स दे हैपन टुगेदर, एक साथ होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है। वैसे तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में 12th क्लास के चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ एसेक्सुअल का मीनिंग है कि इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूअल पेरेंट यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है और दोनों मिलकर के न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और इसका और दूसरा जो डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यानी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका ऑफस्प्रिंग आएगा, वो सेम टू दी पेरेंट्स के जैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल से दोनों से जीन्स आते हैं, तो आप कह सकते हैं थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दे आर नॉट सेम एज पेरेंट्स के जैसे सेम नहीं होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम अगेन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स मीन्स अकरेंस फाइंड करेंगे किस किस में होता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में मेंशन कर रखे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज फंगी, यानी जो फंजाई है वो, तो फंजाई है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे तो उस फंजाई से मिलियंस ऑफ फंजाई क्रिएट हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से फैलता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फंजाई का एक कैरेक्टरिस्टिक हो बहुत जल्दी से फैलेगा। ऐसे ही जो यीस्ट है, यीस्ट ऑल्सो ए फंजाई बट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। तो यीस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है ना, हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है ना, ये यीस्ट एक फंजाई है, हाइड्रा एक एनिमल है, ये बोथ रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, यानी इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग के थ्रू होगा। तो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बडिंग एक स्ट्रक्चर है, एक आउटग्रोथ है बॉडी से, वो डेवलप होती है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यीस्ट एंड हाइड्रा शोज बडिंग। एंड प्लेनेरिया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे इसको, एंड इट शोज ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन।
तो ट्रू रीजनरेशन का मीनिंग है, पहले तो आप रीजनरेशन को समझो कि रीजनरेशन का मीनिंग है किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट मान लीजिए डैमेज हो जाता है, अब वो पार्ट अगेन ग्रो करता है, लाइक लिजार्ड है ना। लिजार्ड में देखा होगा आपने, उसका जो टेल है वो जब रिमूव हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो उस केस में नया टेल उसमें अपीयर हो जाता है थोड़े दिन बाद में, तो इट मीन्स उसमें रीजनरेशन हो रहा है, यानी नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं बनाना, सिर्फ उस डैमेज पार्ट का रीजनरेशन हुआ है। लेकिन ट्रू रीजनरेशन का मीनिंग है कि जो प्लेनेरिया है उसके कई फ्रेगमेंट्स कर दें, कई फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाए, अब ईच फ्रेगमेंट्स है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ईच जो फ्रेगमेंट है उससे क्या बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी ईच फ्रेगमेंट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो न्यू ऑर्गेनिज्म एवरी फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इट मीन्स देखो रिप्रोडक्शन हो गया, मेनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए, तो बोले ब्रेकडाउन से जो फ्रेगमेंट्स बना वही फ्रेगमेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, और वन प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है वो कई ऑर्गेनिज्म मेनी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम ट्रू रीजनरेशन फाउंड इन प्लेनेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ फंगी हैं, तो ऑल फंगी, कुछ फिलामेंटस एल्गी है, यानी ऐसे एल्गी जिनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेंट जैसा है, हम यहाँ पर एल्गी में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, मॉस जो प्लांट होते हैं उनका जो प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है। 11th-12th में आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा होगा मोसाइस, एंड ऐसे ही एल्गी में पढ़ा होगा फिलामेंटस एल्गी, है ना, फंगी पढ़ा होगा, तो आप कह सकते हैं दे मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस दे बिकम फ्रेगमेंटेड, यानी उनके टुकड़े हो जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये स्पेशली एग्जांपल हो गया, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बता रहे हैं हम एवरी ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली फंगी में ईस्ट हाइड्रा, प्लेनेरिया, है ना, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो सारे मल्टी सेलुलर थे, मान लीजिए मल्टी सेलुलर थे, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा एंड यूनिसेलुलर एल्गी, यानी बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, और कुछ एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनमें देखिए क्या होता है, तो उनमें बोलेंगे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, यानी दोनों का मतलब एक ही है। अब क्यों साहब कि सिनोनिम्स इसलिए हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होगा तो हम उसको ग्रोथ भी बोलेंगे और उसको रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है। यानी हमने ऊपर बोला कि दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, यानी रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी दोनों साथ साथ में होती हैं। तो अब हम यहाँ बोलेंगे दोनों साथ साथ में होती हैं, यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन होगा तो उसको ग्रोथ भी कहेंगे और उसको रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, यानी दोनों टर्म का मीनिंग एक ही है। लेकिन किस केस में, ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आप कह सकते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिम्स बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो इट मीन्स ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ का डेफिनेशन यही बताया था। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो 1 सेल से 2 सेल हो गए, तो मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो पॉपुलेशन बढ़ गया तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर सिनोनिम्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर हमने इस क्लास में पढ़ा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, तो वो कंक्लूजन है यहाँ पर देखिए, पहला कंक्लूजन तो यहाँ पर ऐसे चलते हैं, देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रोथ हुआ है उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि जो नॉन लिविंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ होता है, यहाँ लिविंग्स में हमने ग्रोथ को पढ़ा, तो नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होता है। तो देखिए नॉन लिविंग आल्सो शोज ग्रोथ, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। अब कैसे होता है साहब कि दे इंक्रीज इन बॉडी मास, नॉन लिविंग्स में भी बॉडी मास इंक्रीज हो सकता है। अब कैसे, जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के अंदर आप कह सकते हैं बाहर से कुछ मटेरियल आके डिपॉजिट हो गया, बोल्डर्स हैं यानी जो स्टोन का एक तरीके से जो गैदरिंग है, उसमें भी सैंड माउंट्स हैं, जो टीले हैं रेत के, उनमें भी नया जो सैंड और आ गया तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं नॉन लिविंग भी ग्रोथ को शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं कि दे ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, यानी नॉन लिविंग्स की सरफेस पे बाहर से मटेरियल और एडअप हो गया तो उसकी साइज इंक्रीज होगी, उसका मास इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर स्टोन्स का कोई
मतलब एक तरीके से स्टोन रखे हुए हैं काफ़ी सारे, उनमें और स्टोन ऊपर से ऐड कर दिए, डाल दिए, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। मिट्टी का जो ढेर है, सैंड का एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं माउंट है, उस सैंड में और ज़्यादा सैंड आके मिल गई तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर साइज इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन मटेरियल ऐड हो रहा है कहाँ पे, सरफेस पे। तो यहाँ जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, है ना। यानी नॉन लिविंग शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, नॉन लिविंग शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बिकॉज मटेरियल सरफेस पे आके ऐड हो रहा है। बट इन लिविंग्स जो आप कह सकते हैं जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, यानी अंदर की साइड से मटेरियल उसमें ऐड होता है। जैसे हम जो भी फूड लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, वो हमारी बॉडी में जाके ऐड होगा, उसका एसिमिलेशन होगा और एसिमिलेशन होने से हमारी ग्रोथ होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ दोनों ही शो करते हैं। देखो कंसेप्ट क्या आया कि बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स शो ग्रोथ, बट इन लिविंग्स growth is intrinsic type and in non livings growth is extrinsic type। तो ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, बोले ग्रोथ तो दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक हो रहा है, बाहर से ऐड हो रहा है उसमें मटेरियल, और लिविंग्स के अंदर जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक हो रहा है, यानी अंदर से मटेरियल ऐड हो रहा है। तो ग्रोथ में डिफरेंस है, बोथ शो ग्रोथ, बट डिफरेंस क्या है, लिविंग्स में इंट्रिंसिक और नॉन लिविंग्स में एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही आता है कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, बट नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछ लें कि इंट्रिंसिक ग्रोथ दे दे वहां पर, तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ ओनली लिविंग्स में ही होता है। लेकिन ओनली ग्रोथ वर्ड दे तो हम बोलेंगे ग्रोथ है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग्स का, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिकॉज नॉन लिविंग भी ग्रोथ को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चलेंगे हम, वो है सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने एग्जांपल्स पढ़े, और इस एग्जांपल्स में हम यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी देंगे, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, सम एग्जांपल्स आर देयर विच डोंट शो रिप्रोडक्शन। तो आप कह सकते हैं कौन से एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे म्यूल्स, जो खच्चर होता है, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, घोड़े जैसा होता है। स्टेराइल वर्कर बी, जो हनी बी का जो 3 टाइप होते हैं, उसमें आप मेल जो होता है ड्रोन होता है, एंड जो क्वीन होती है, और साथ में आप कह सकते हैं स्टेराइल वर्कर भी जो काम करते हैं, ये बेचारे स्टेराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसे ही इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी इनफर्टाइल होता है। तो आप कह सकते हैं देखो ये दे आर स्टेराइल मीन्स दे कांट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये लिविंग नहीं है, लिविंग है, यानी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं फिर भी ये लिविंग है। तो इसका मतलब ऑल लिविंग डोंट शो रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, इसलिए रिप्रोडक्शन है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्योंकि हम यहाँ ऐसे स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि ऑल लिविंग बीइंग्स शो रिप्रोडक्शन, ये नहीं कह सकते, बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है ना। यानी ये लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस, है ना, ये नहीं कह सकते। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हैंस रिप्रोडक्शन नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो हमने पढ़ा, इससे पहले आप एक स्नैप ले लीजिए इसका, ताकि कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ और यहाँ स्नैप ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लिविंग्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए जो एज इट इज क्वेश्चन में आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये जो लाइंस दी हुई हैं, ये इनसे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम क्वेश्चनिंग आवर में, यानी हमारी जो क्वेश्चन वाली क्लास होगी, यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनमें आपको ये पता चलेगा, उसमें आपको मैं बताऊँगा, देखिए यहाँ से ये लाइन उठ के आया है, यहाँ इस तरीके से इसने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स इस वे में अगर आप पढ़ोगे, तो इस वे में अगर आप रीड करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी को केवल रीड करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक उसकी अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक उन लाइंस को आप थोड़ा सा समझोगे नहीं, ठीक है ना, यहाँ रिमेंबर नहीं रहेंगी, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन नीट के अंदर कहीं भी बहुत डेप्थ में नहीं आने वाले हैं, सुपरफिशियली क्वेश्चन आएंगे, लाइक 2020 की तरह सेम एक तरीके से नॉर्मल पैटर्न होगा। लेकिन नॉर्मल किसके लिए होगा, जिसने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है। तो फ्रेंड्स इस क्रैश कोर्स में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही एक क्रैश कोर्स, और इस एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी होगी, साथ में क्वेश्चन की क्लास भी होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
आने वाले डेज़ के अंदर कुछ दिन में ही ये पूरी तरीके से बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो जो भी जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एकदम कंप्लीट और कंसेप्टिव नोट्स मिलने वाला है और यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे, आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी यहाँ लिविंग वर्ल्ड का जो पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।